नमस्कार। प्लांटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, ऐसा देखा गया है हमेशा से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो अपनी गलतियों को मान रहा है। ये शायद रेयर ही कभी हुआ हो, मुझे तो ऐसा ख्याल नहीं है जब से मैं होश संभाला हूँ, अमेरिका को देख रहा हूँ, अमेरिका को समझ रहा हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिका की अपनी जो है स्टैंड जो अमेरिका का होता है किसी मैटर पर जो है, उससे वो पीछे हट जाएं या अपनी गलती मान लें, ऐसा अब तक तो नहीं मैंने देखा। जी हाँ, यह सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका की हेकड़ी जो है, उनका जो एक पावर का गुरूर जो उनका है, उनका जो गुरूर है वो उनको कभी भी अपनी गलतियों को मानने के लिए जो है इजाजत नहीं देता। लेकिन दोस्तों, इस बार लग रहा है कि या तो अमेरिका की हैसियत कम हुई है दुनिया में, जो कि वाकई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, या फिर भारत की जो है मजबूती और भारत की हैसियत जो है वो बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले, आज से 10-20 साल पहले जो होती थी। और भारत ने जो अपना एक रवैया फर्म स्टैंड ले रखा है अमेरिका के सामने में, ट्रेड वार जो चल रहा है और रशियन ऑयल को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार लग रहा है कि अमेरिकन को शायद ये महसूस हो रहा है कि भाई ये इतना आसान काम नहीं है। और इसलिए जो है ट्रंप एडमिट्स टैरिफ हैव स्ट्रेन्ड टाइज विथ इंडिया। फाइनली उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि टैरिफ्स ने जो है भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब कर दिया है। ट्रंप एडमिट्स इंडिया टैरिफ नॉट इजी, सेज द काउज रिफ्ट विथ न्यू दिल्ली। वो साफ कहते हैं कि इंडिया पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था और हमने जो लगाया है इसी ने जो है हमारे भारत के साथ रिश्ते खराब किए हैं। हाँ, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टैरिफ नहीं लगा था, टैरिफ लगने के पहले सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हालांकि अमेरिका भारत में बहुत बदमाशियां कर चुका है। अमेरिका का डीप स्टेट जो है भारत में रेजिम चेंज और डीस्टेबलाइज करने के बहुत से अटेम्प्ट्स ले चुका है। आपने देखा हो कैसे सीए आंदोलन यहां हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट हुए और इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई। मणिपुर में भी जो आपने देखा, वो कुकी और मैतेई के बीच में, वो भी अमेरिका के डीप स्टेट सीआईए का ही कमाल था। वो सब ये करता रहा है, लेकिन चूंकि वो परोक्ष रूप से होता रहा है वो सब चीजें, तो नेचुरली है कि आप उसको तो लेकर आपके पास एविडेंसेस हैं भी, तो आप पूरी तरह से आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। उस तरह से जो है डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होती। तो भारत के रिश्ते ठीक ही ठाक चल रहे थे ट्रंप के पहले टर्म में जी। हालांकि कुछ टैरिफ वैरिफ उस बार उन्होंने लगाया था, कुछ चीजों पर जो है जीएसपी का स्टेटस भी भारत ने खत्म कर दिया था, बट स्टिल भारत ने कहा चलो ओके फाइन, थोड़े बहुत गिव एंड टेक करके कर लेते हैं। बाइडेन समय में भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत कराने की कोशिश की उन्होंने, रेजिम की चेंज की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है ब्रॉडर उस पर जो रिलेशंस अमेरिका के साथ जो रहते हैं भारत के, वो ठीक ही थे, अच्छे थे, वो स्ट्रेंड नहीं थे। लेकिन इस बार सीधा जो है टैरिफ लगा के और भारत पर जो है खासकर रशियन ऑयल के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनाल्टी के फॉर्म में लगा करके उन्होंने जो काम किया है, और उसके बाद जो उनके एडवाइजर्स, उनके मिनिस्टर्स जिस तरह से गाली गलौज पर उतर आए हैं भारत के खिलाफ जो है, डिस्पाइट ऑफ कि भारत ने कभी उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। कुछ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कुछ जवाब थोड़े बहुत दिए गए हैं, लेकिन भारत ने कभी रिएक्ट नहीं किया। अमेरिकन गुड्स पर काउंटर टैरिफ भी नहीं लगाया। तो भारत का एक मीजर्ड रिस्पॉन्स रहा है, डिप्लोमेटिक मीजर्ड रिस्पॉन्स रहा है, लेकिन अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। ट्रंप के जो है एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भारत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कोई कह रहा है कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं धमकाने का,
डराने का, धमकाने का सारा कार्यक्रम जो है उनका चल रहा है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाना कि वाज नॉट इजी, टैरिफ लगाना जो उनका कहना है कि वाज नॉट इजी, दे काउज रिफ्ट विथ न्यू दिल्ली। जी हाँ, और ये सच्चाई है कि उसी की वजह से जो है ये सारी समस्या हुई। Trump's admission in a recent statement, President Donald Trump openly admitted that 50% tariff imposed on Indian imports has strained relations with New Delhi. ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक अमेरिका के द्वारा जो है फैक्ट्स को जो है एक्सेप्ट करने का पहली बार देखा जा रहा है कि उनके जो है राष्ट्रपति जो है खुद करें कि हाँ ये इसकी वजह से रिलेशंस स्ट्रेंड हुए हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, अमेरिका तो अपने पूरे ताव में रहता है, पूरी हेकड़ी में रहता है, कर दिया तुम्हें रहना है जाए, नहीं तो दफा करो, ये उनका एटीट्यूड है। बट दिस टाइम लगता है कि बातें उनके बहुत फेवर में नहीं है, या सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जिसमें कि अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे भारत को टैकल करे। He called the decision not an easy thing to do and acknowledged that it has created a rift between the two countries. साथ साथ ये भी acknowledge कर रहे हैं कि it was not an easy thing to do, माने ये आसान काम नहीं था। भारत जैसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को नाराज करके जो इस तरह टैरिफ लगाना आसान काम नहीं था, और लगाने के कारण जो है हमारे दो देशों के बीच में जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो है रिफ्ट पैदा हो चुके हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो इतने पावरफुल हैं और इतने उनकी हेकड़ी रहती है कि भाई उन्होंने कह दिया, आप उसको दोबारा एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे गलती हुई है, चाहे ये मतलब मुश्किल था सब करना। ये सब तो बहुत मैंने सोचने वाली बात भी नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की बातें करेगा। This is significant because Trump rarely concedes publicly that his hardline trade measures create diplomatic fallouts, highlighting the depth of the strain. ये बता रहा है कि इस तरह से जो है ट्रंप शायद ही कभी जो है अपने इस तरह के मिस्टेक से यदि कोई गलती हुई है या कोई ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका को परेशानी हो गई हो, चाहे वो उनको परेशानी हुई या हो, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया, ऐसा शायद ही देखा गया है कि ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया है। और इस बार वो कह रहे हैं कि उनका हार्डलाइन ट्रेड मेजर्स क्रिएट डिप्लोमेटिक फॉलआउट। जी हाँ, ये डिप्लोमेटिक फॉलआउट, डिप्लोमेटिक मतलब कि जो झमेले शुरू हुए हैं, ये अपने आप में जो है पहली बार देखा जा रहा है। ये इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक स्ट्रेन कितने गहरे हो चुके हैं भारत और अमेरिका के बीच में। और इसमें कोई शक नहीं करने में कि इसके लिए पूरे तरह से जो है अमेरिका ही जिम्मेवार है, क्योंकि 25% उन्होंने इनिशियल जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था सभी देशों पर लगाया था, तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं थी। किसी पर 20 है, 25 है, किसी 35 है, ये सब सारा चीजें मैंने लगाया था उन्होंने। लेकिन वहां तक तो कोई भारत में भी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो चलो है जो है, थोड़ा बहुत किसी देश के साथ डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, किसी के साथ एडवांटेजेस पोजीशन में आप हैं, तो ये सब चीजें तो दिख रही थी। चाइना 35% था, हम 25% थे, तो हमारे लिए तो ठीक ही था, चलो 10% कम है उनसे। हम पाकिस्तान बांग्लादेश को थोड़ा हमसे फायदा था, 19-20% उनका था, 5-6% उनको फायदा था। तो ये सब चीजें भारत ने उसका माइंड नहीं किया था, और उस पर कोई भारत में रिएक्शन भी नहीं था और किसी तरह का डिसेंट भी नहीं था। लेकिन चूंकि वो पूरी दुनिया पर था, सारे देशों पर लगाया था उन्होंने करीब करीब। लेकिन जो 25% एक्स्ट्रा जो उन्होंने लगाया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, वो भी सिर्फ भारत पर, चीन पर नहीं, यूरोपियन यूनियन जो गैस खरीदता है उस पर नहीं, अमेरिका जो खुद यूरेनियम खरीदता है उस पर नहीं, या ईस्टर्न यूरोप के जो देश ऑयल खरीदते हैं रसिया से उन पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत पर। और इसका एक ही कारण है कि अमेरिका चाहता था कि भारत घुटने पर आके उनसे माफी मांगे, और तब वो जो है उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर भारत अब ट्रेड डील करे। और वो डील में उनको जो है मेन जो है उनको आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना था, फिशरीज को खोलना था, डेयरीज को खोलना था, और एमएसएमई को खोलना था, ताकि उनके जो है
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में वो डंप कर सकें, और भारत में वैसे सेक्टर्स जिसमें बड़ी तादाद में लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका जीवन यापन चलता है, एग्रीकल्चर को ले लीजिए, डेयरी को ले लीजिए, एमएसएमई को ले लें, फिशरीज को ले लें, उनको वो तबाह और बर्बाद कर सकें, ताकि भारत की आर्थिक प्रगति जो है वो रुक सके, उसको डैमेज हो सके, उसमें डेंट लग सके, ताकि जो सारी दुनिया की संस्थाएं हैं जो बता रही हैं कि अगले 12-13 सालों में भारत और अमेरिका की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पर बराबर होने वाली है, और ये अमेरिकी विशेषज्ञ जो हैं या उन्हें एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका का डीप स्टेट है या अमेरिका की पूरी जो फौज है या पूरे अमेरिका को कह लीजिए आप, उनको ये गले नहीं उतर रही है ये चीज़। जी हाँ, आईएमएफ में साफ साफ कहा है कि भाई प्रेजेंट जो रेट ऑफ ग्रोथ है अमेरिका और भारत का, उसमें चेंज आ जाए, बहुत ड्रास्टिक चेंज फ्यूचर में आ जाए तब बातें बदल सकती हैं, लेकिन जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है उस पर 2038 से लेकर 2040 तक जो है भारत और अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी बराबर हो जाएगी, और उसके बाद भारत उनसे आगे निकल जाएगा, और इतना आगे निकल जाएगा कि अमेरिका बहुत कहीं दिखेगा नहीं पीछे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंसर्न उभर का सामने आया, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना उनसे ऑलरेडी आगे हो चुका है। परचेजिंग पावर पैरिटी पर बेस्ड जीडीपी में चाइना नंबर 1 है, अमेरिका नंबर 2 है और भारत नंबर 3 पर है। और 2038 तक जो है ब्लूमबर्ग 2038 का डेट दे रहा है, आईएमएफ जो 2040 का दे रहा है, कुछ जो है 2037-38 के आसपास का दे रहे हैं। मतलब ये है कि सभी कह रहे हैं कि उसके आसपास में जो है भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड पर जो जीडीपी होगी वो अमेरिका के बराबर हो जाएगी। और अमेरिका को लग रहा है कि एक से तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं चीन से, ये फिर दूसरा कहाँ से खड़ा हो रहा है और हमको तीसरे स्थान पर प्लेस पर धकेलने वाला है। ये अमेरिकन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनकी हार्दिक इच्छा है भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से डैमेज करना, और उसके लिए आपको उनको वैसे सेक्टर्स पकड़ने हैं जो मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर है, डेयरी है, एमएसएमई है, आपको मतलब कि फिशरीज है, ताकि यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों में मतलब कि जो है ये आ जाए, जॉबलेसनेस क्रिएट हो, लोगों में असंतोष हो, सरकार के प्रति विद्रोह करें, सरकार के प्रति जो उनका जो आक्रोश हो वो विद्रोह करें, तख्ता पलटे, यहाँ सरकार पलटे, सब चीज़ पलट जो करना है करें। बेसिकली उनका एम ये था। लेकिन भारत ने ट्रेड डील में साफ कर दिया कि नहीं, ये जो चारों सेक्टर जो मैंने बताए, एग्रीकल्चर, डेयरी, एमएसएमई और फिशरीज, बोला कि ये नो गो एरिया है, रेड लाइन्स हैं, इसके अलावा जो बात करना है कर लें, इधर बात नहीं होगी। अमेरिका को ये बात चुभ गई, ऐसी बुरी तरह से चुभ गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां का प्रेसिडेंट, वो डेडलाइन दे रहा था 10 जुलाई तक कर लो, 1 अगस्त तक कर लो, 31 अगस्त तक कर लो, फाइनल कर लो, एकदम साफ डेडलाइन, और नहीं तो फिर हम टैरिफ लगा दें। तो पहला तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% लगाया, सबको लगा रहे थे, भारत पर भी लगाया। जब भारत ने उनके जो है इन 4 सेक्टर्स को जो खोलने की बात पर साफ इनकार कर दिया, उसके बाद जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा उनकी जो है इरिटेशन बढ़ गई, इतनी ज़्यादा वहाँ उनको गुस्सा आया कि उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। लेकिन बहाने ढूंढे किसके? रशियन तेल के बहाने ढूंढे, रशियन तेल के। और वही रशियन तेल जो चाइना ले रहा है, वही नेचुरल गैस जो यूरोपियन यूनियन से ले रहा है रशिया से, वो उनको याद नहीं आया, क्योंकि ये मैटर था ही नहीं। रशियन ऑयल जो है ये तो सिर्फ एक प्रिटेक्स्ट है, एक बहाना था। मेन मैटर था कि कैसे भारत को जो झुकाया जाए। ये 4 वाइटल सेक्टर जो भारत को जो मास एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, उनको जो है कैसे बर्बाद किया जाए, और उसके बाद जो है भारत की जो विकास यात्रा है उसको रोक करके जो है अमेरिका अपने आप को सेफ महसूस करे। जी हाँ, ये आजकल बना हुआ है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते तो पीछे वाले को और पीछे ढकेल दें, ताकि हमारे उसके बीच में गैप ज़्यादा दिखे। ये नहीं कि हम आगे बढ़ करके गैप ज़्यादा क्रिएट कर, नहीं,
हम चूंकि नहीं बढ़ पा रहे, हमें काबिलियत नहीं है, तो हम पीछे वाले को धकेल दें और पीछे, ताकि हमारे बीच में गैप बढ़ जाए। Donald Trump admitted on Friday that imposing tariffs on India for buying Russian oil soured the relations between India and US, stating that it caused a rift with India. जी हाँ, ये ओपनली उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बताया, लुक, इंडिया वाज देयर बिगेस्ट कस्टमर. I put 50% tariff on India because they are buying Russian oil. They are buying oil from Russia. That is not an easy thing to do. That is a big deal and it causes a rift with India, Trump said in an interview with the Fox News on Friday. जी हाँ, साफ साफ उन्होंने कहा कि ये आसान काम नहीं था. भारत जो है रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल परचेजर था, बड़ा तेल खरीदने वाला था. हमने उन पर 50% टैरिफ लगाया और ये आसान काम नहीं था, और इससे जो है भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो चुका है. अपनी चिंता जाहिर की कि भाई भारत, और ये चिंता कब से शुरू हुई है, जब से भारत जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है SCO समिट में गए हैं. बायलेटरल उन्होंने चीन और रशिया के साथ किया है, और उसके बाद अमेरिकन थिंक टैंक्स जितने भी अमेरिका में है उन्होंने भरपूर गालियां देनी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई 25 साल मेहनत करके जो है भारत को चाइना से दूर किया गया था और रशिया से दूर किया जा रहा था, और काफी हद तक रशिया से दूर भी हुआ था भारत. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन ने जो है वो सारा 25 साल की मेहनत पर को गुड़ गोबर कर दिया. भारत फिर से चाइना और रशिया के नजदीक पहुंच चुका है और ब्रिक्स में भी और मजबूती से पार्टिसिपेट करने वाला है. ये वहां के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं और थिंक टैंक्स वाले हैं उनको ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अभी दुनिया में इस एरिया में इंडो पैसिफिक में आप देखेंगे तो भारत ही एक ऐसी ताकत है जो चाइना का काउंटर बैलेंस है और चाइना को वाकई में मिलिट्रीली जो है टक्कर दे सकता है. और ये हमने गलवान में करके दिखाया है, और अभी कैसे 2 से 3 दिन में जो है ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान जो है पाकिस्तान को नाको चने रग चबवा दिए. घुटने पर पाकिस्तान आ गया बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर में. तो ये उनको पता है भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, और इसलिए जो है उनको लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट ए मेजर पावर, मतलब कि पावर जो है इस एरिया का, जो चाइना को परेशान कर सकता था या चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता था. आप जानते हैं ये 25% टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ था, और 25% जो है फिर बाद में उन्होंने ऑयल के लिए, रशियन ऑयल के लिए 50% हुआ. लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऑयल के लिए जो है उसे बहाना था. उनका मेन एम था कैसे भारत को जो है, भारत का जो है कि ग्रोथ को रोका जाए, भारत के जो है जो प्रगति हो रही है और जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रही है उसको किस तरह से रोका जाए, उसको पीछे धकेला जाए, ताकि अमेरिका के आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी करीब करीब खत्म हो चुकी है. इसलिए जो है भारत की प्रगति को भी रोक दिया जाए, ताकि भारत पीछे ही रहे और भारत और अमेरिका के बीच में जो गैप है उसमें फर्दर कोई कमी नहीं आए, उसमें इरोजन नहीं हो. ये उनका एम था. लेकिन वो दिखाना तो कुछ और होता है. तो वो कह रहे हैं कि रशियन ऑयल है. The stated reason was India continued purchase of discounted Russian oil, which Washington saw as undermining Western sanctions against Moscow in the backdrop of the Russian-Ukraine war. ये तो खैर मैं कह रहा हूँ कि बार बार ऑयल जो है बिल्कुल दिखावा है, लेकिन कहने को ये है कि नहीं साहब वो रशिया को फंड कर रहा है भारत. मैं तो बार बार हमेशा यही पूछ रहा हूँ, जहाँ से भी बात होती है, जिससे ही बात होती है, वीडियो पर बोलता हूँ, अपने जो है फेसबुक या सोशल मीडिया में भी लिखता हूँ, यही लिखता हूँ कि क्या सिर्फ भारत के तेल के पैसे से रसिया बम और बारूद बनाता है, मिसाइल बनाता है और यूक्रेन पर फेंकता है, या कि चाइनीज ऑयल के पैसे, यूरोपियन यूनियन की जो है रशियन गैस के पैसे और अमेरिका के रशियन यूरेनियम के पैसे, इनसे बम और बारूद नहीं बन सकता? इसका जवाब दुनिया में किसी के पास में नहीं है. और जब एक मीडिया वाला ने पूछा था डोनाल्ड ट्रंप से कि अमेरिका भी भारत कह रहा है कि अमेरिका भी यूरेनियम खरीद रहा है, इससे क्या कहते हैं रसिया से $5 बिलियन का ट्रेड किया है पिछले साल,
डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, नो आई डोंट नो, आई गेट इनटू इट एंड आई विल लेट यू नो। मतलब कि मैं पता करूंगा फिर बताऊंगा। और कौन पूछने जाएगा? राष्ट्रपति हैं, उनसे पूछने जाएगा कोई, साहब उस दिन आपने कहा था पता करने बताने का, फिर बताइए मेरे को। तो खुद वो काम कर रहा है, उससे उससे जो पैसे जा रहे हैं रसिया को, क्या उन पैसों से बम नहीं बन सकता, मिसाइल नहीं बन सकता, या हथियार नहीं बन सकते? तो ये बिल्कुल जो है एकदम बिल्कुल कसम मक्कारी है और कुछ नहीं है। इसको बहुत से लोग डिप्लोमेटिक हिपोक्रेसी बोलेंगे। अरे हिपोक्रेसी कुछ नहीं होती है। हिपोक्रेसी बहुत अच्छा वर्ड माना जाता है अंग्रेजी में, कि हमने आपको जो है किसी तरह से टहला बुला करके जो है इधर उधर की बातें करके करना कुछ था, बोल दिया, आपको समझा बुझा कर वो भेज दिया। ये हिपोक्रेसी होती है। हिपोक्रेसी इतना गंदा वर्ड नहीं है सच पूछिए तो। इसको बोलते हैं मक्कारी। जी हाँ, इसको मक्कारी बोलते हैं। लेकिन वही है, लोग जो है खराब हम क्यों बन जाएं? यूट्यूब पर भी जो है साहब हम एकदम बिल्कुल अच्छे मैंने गुड बॉय बन के रहना चाहते हैं, सच्चाई नहीं बोलेंगे। मक्कारी बोलने में क्या दिक्कत है भाई? हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी बहुत अच्छा वर्ड है भाई। इट इज गुड वर्ड कंसीडर इन द हिपोक्रेसी। एक मैंने आप चीजों को दाएं बाएं करके जो है सल्टा दिया, आपने कहना कुछ था, आपने छुपा लिया, कोई बोल करके जो है माहौल बदल दिया। ये हिपोक्रेसी होती है, ये मक्कारी है। Trump's administration used tariff as geopolitical tool to pressure India into aligning more closely with US foreign policy। जी हाँ, उन्होंने टैरिफ को जो इस्तेमाल किया है भारत को प्रेशराइज करके जियोपॉलिटिकल टूल जैसा इस्तेमाल किया है, ताकि भारत अमेरिका की बात माने। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि रशियन ऑयल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा उनका एम था कि आप अपने पूरे ट्रेड को खोल दो, क्योंकि अमेरिका के पास सच पूछिए तो बेचने के लिए कुछ नहीं है। तेल और खाने का सामान के अलावा कोई बता दे कि अमेरिका क्या बेचेगा। वो अमेरिका के मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट्स ऐसे ही बोगस हो चुके हैं। हम लोग F-35 को देख चुके हैं, और उनके जो सारे मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल में कैसे फेल हुए वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो अमेरिका के पास बेचने के लिए है सिर्फ खाने पीने चीजें, जो सोयाबीन है, मक्का है, सब जो उगाते हैं वो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, वो बकवास चीजें जो है, और दूसरा है तेल जो निकालते हैं वो। यही दो चीजें अमेरिका बेच सकता है। और रशियन ऑयल जैसे ही इंडिया लेना बंद करेगा, पूरी दुनिया में जो है तेल के दाम $100 के आसपास पहुंच जा सकते हैं। और अमेरिका भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का। और अमेरिका में खासकर शेल ऑयल जो है 2012-13 के बाद से निकलना शुरू हुआ है। शेल ऑयल के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो निकालना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। यदि ऑयल प्राइस जो है $60 से नीचे आ जाए या $60 के आसपास रहे, तो वो प्रॉफिटेबल होता ही नहीं है। उसके लिए कम से कम $70 $75 रहेगा, तब थोड़ी इनकम आएगी। और $80-90 आया तो मस्त है उनके लिए। अमेरिका ये भी एक एम उनका है कि रशियन ऑयल जैसे ही आप खरीदना बंद करें, उतना ऑयल मार्केट से खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या कि उतना ऑयल लेने इंडिया तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री या कहीं ना कहीं जाएगा, तो अमेरिका के पास जाएगा, गल्फ कंट्रीज के पास जाएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है सडनली जो है ऑयल प्राइसेस जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसका नतीजा ये होगा कि भारत को तेल बहुत महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। और अमेरिका में जो शेल ऑयल निकालने वाली कंपनियां हैं, जो कि $60 पर आते आते बंद हो जाती हैं, 70 के नीचे आते ही उनकी हालत खराब होने लगती है, और 60 के नीचे तो वो बंद ही हो जाती हैं, और बहुत बंद भी हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, उनको मोटा मुनाफा हो। हालांकि उससे अमेरिका के अंदर में भी जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, अभी ही बहुत ज़्यादा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है इंडियन करेंसी में इंडिया से ज़्यादा है। लेकिन उनको पब्लिक की थोड़ी चिंता है। उनको तो जिन्होंने उनको फंडिंग दी है इसके लिए, जो है उनको खाने पीने जुगाड़ किया है, सारा कुछ किया है, इलेक्शन के लिए फंडिंग की, उनको प्रॉफिट पहुंचाना है ना। पब्लिक से क्या लेना है, उनको प्रॉफिट पहुंचाना है। इसलिए वो चाहते हैं कि रशिया से ऑयल बंद हो जाए। ये एक मैटर है। और दूसरा, मैंने बताया आपको पहले कि कैसे वो भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो चीजें हैं उसको तोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, 2008 में आप देख लें रिसेशन आया दुनिया में, 2000 में .com बबल आया। भारत में किसी को पता भी चला क्या? नहीं। क्यों पता नहीं? क्यों? हमारे मेजॉरिटी ऑफ द लोग इन्हीं सेक्टर्स में काम करते हैं, और इनमें कोई फर्क ही नहीं है। इसमें जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो ये अमेरिका का जो है बिल्कुल मक्कारी है। वो
कहने को ऑयल, रशियन ऑयल बोलने को, लेकिन उसके अंदर बहुत डीप रूटेड उनकी कंस्पिरेसी छुपी हुई है, भारत के प्रगति को कैसे रोक करके उसको पीछे रखना। भारत का रिएक्शन बार बार बहुत डिप्लोमेटिक और बड़ा ही मतलब मेजर्ड मतलब कि हो रहा है। उनका है कि ये जो टैरिफ जो अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल है। इंडिया पॉइंटेड आउट दैट इट्स परचेज रशियन ऑयल बेस्ड ऑन नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स। जी हाँ, भारत ने कहा कि साहब ये मतलब कि जो है अनफेयर है, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल है। और है भी, बिल्कुल सही है कि आप अनजस्टिफाइड है कि आप चाइना पर नहीं लगा रहे हैं, रशिया अपने गले खुद पर नहीं लगा रहे हैं, खुद भी ट्रेड कर रहे हैं उसे, सिर्फ भारत को आप सिंगल आउट कर रहे हैं। एक तो अनफेयर ऐसे ही हो गया। अनजस्टिफाइड तो साफ साफ है कि भैया हमको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम क्रूड खरीदना जो है रशिया से कोई गुनाह नहीं है, तो आप हमको कैसे रोक सकते हैं? हमको जहां से सस्ता मिला वहां से मिले, ये तो कहना बड़ा ही अजीब है। नहीं साहब, वहां सस्ता मिला वो नहीं ले, हम महंगा देंगे, मेरे से खरीदो तुम। यही अमेरिका कहना चाह रहा है और अनरीजनेबल भी है, हर कोई को पता है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमने जो है तेल खरीद रहे हैं रशिया से, हमारे नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से हम खरीद रहे हैं, हमारी जरूरत है। और द वेस्ट इटसेल्फ कंटिन्यूड टू इंपोर्ट रशियन एनर्जी इनडायरेक्टली थ्रू थर्ड कंट्रीज एंड इंटरमीडियरीज, मेकिंग यूएस प्रेशर अपीयर हिपोक्रिटिकल। भारत ने यह भी कहा था कि भाई हमारे देश में जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारे लोगों को सस्ते दाम पर जो है रीजनेबल प्राइस पर उनको पेट्रोल डीजल दिलवाना है, इसलिए हमारी जरूरत है। इतने ही प्राइस पर अमेरिका हमें दे दे, गल्फ कंट्री हमें दे दे, हम ले लेते हैं उनसे। जो प्राइस पर रसिया दे रहा है उसी प्राइस पर अमेरिका दे दे, उसी प्राइस पर गल्फ कंट्री सऊदी अरब दे दे, क्या दिक्कत है, हम ले लेंगे। रसिया से उतना दूर लाने में तो और खर्च पड़ता है मुझे। वेस्ट जो है खुद भी रशियन ऑयल तो ले ही रहा है, एलएनजी तो खुलेआम वो ले रहे हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्ट ले रहे हैं रसिया से। और बहुत से यूरोपियन कंट्री भी जो है ऑयल खरीद रहे हैं थर्ड कंट्री थ्रू। जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल बड़ी मात्रा में पिछले 3 सालों में जब भारत से खरीदा, रिलायंस और नायरा एनर्जी और भारत के अन्य रिफाइनरीज जो है इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल से जो है, क्या उनको पता नहीं था कि ये भारत रसिया से ऑयल खरीद रहा है बहुत बड़े पैमाने पर? उनको अच्छे से मालूम था, लेकिन अब उनको याद आ रहा है कि नहीं साहब, और अभी भी रसिया ये यूरोपियन यूनियन ले रहा है। उस समय आप क्यों ले रहे थे? इनफैक्ट उस समय तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को प्रेशराइज किया था कि भैया आप रसिया से ऑयल खरीदो, नहीं तो पेट्रोलियम प्राइसेस तो चले गए थे, क्रूड ऑयल प्राइस $138 तक पर बैरल तक। तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को इंकरेज किया कि आप रसिया से ऑयल खरीदें ताकि ऑयल पैसे स्टेबलाइज हो, और वही हुआ। लेकिन अब उनको लग रहा है करे ये जो गड़बड़ हो गया, भारत को फायदा हो गया, रसिया को भी फायदा हो गया, हमारा कोई फायदा हुआ नहीं। तेल प्राइसेस भी 60 से 70 के बीच में स्टेबल हो गए हैं, हमारी फर्म की कमाई नहीं हो रही है, प्लस इंडिया को जो है मतलब कि डैमेज कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रशियन ऑयल का फिर माला जपना शुरू किया, से नाम जपना शुरू किया, और देखिए क्या तमाशा लगा रखा है। इंडियन ऑफिसर हिंटेड दैट such bilateral talks measure hurt bilateral trust and could delay broader trade cooperation। भारत ने कहा कि भाई इस तरह के बिहेवियर जो है या इस तरह का जो है ये बायलेटरल ट्रस्ट को जो है डैमेज करता है, और ये ब्रॉडर ट्रेड रिलेशंस को जो ही डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। इसलिए जो है अमेरिका को समझना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। इसलिए भारत फॉर्म है, अभी तक कह रहा कि नहीं, हमने जो स्टैंड लिया वो सही है, रशियन ऑयल हमारी ज़रूरत है, हमारे स्ट्रेटजी माने नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है, वो ज़रूरत है उसकी, और हमारे देश के लोगों के लिए जो है सस्ते दाम पर तेल देना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उसको पालन कर रहे हैं। इंडिया इज ए की इमर्जिंग मार्केट फॉर यूएस कंपनीज, टेक, एग्रीकल्चर, एनर्जी। जी हाँ, इन चीज़ों के लिए, टेक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए तो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि इंडिया एक मार्केट हो सकता है उनके लिए, बल्कि भारत खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन टेक और एनर्जी के लिए निश्चित रूप से भारत एक मार्केट है, बड़ा मार्केट है। टैरिफ रेज्ड कॉस्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स इन टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिड्यूसिंग कम्पिटिटिवनेस इन द यूएस। जी हाँ, हमारे ये सब सेक्टर जो है इफेक्ट हुए, टेक्सटाइल है, स्टील, केमिकल्स
इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी नहीं हुआ है, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स पर उन्होंने नहीं लगाया है, आगे लगा दें, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो नहीं लगाया है। आईफोन वगैरह जो फ्री है कर रखा है, तो इन सबों को दिक्कत है। टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर गुड्स है, ये सब तो बहुत निश्चित रूप से जो है इसमें बड़े बहुत लार्ज स्केल पर जो है एम्प्लॉयमेंट देने वाली मैंने इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स हैं, सब बहुत लार्ज स्केल पर। इंडियन industry warned of retaliatory tariff, though New Delhi has so far kept responses measured to avoid escalation. इंडियन इंडस्ट्री ने बहुत बार अपने रोष इस पर प्रकट किया, उनका कि भारत को भी टैरिफ लगाना चाहिए, भारत को भी लगाना चाहिए। नहीं, भारत सरकार ने कहा कि नहीं, इसको मैटर को एस्केलेट करने से कोई फायदा नहीं है, इसको रहने दो, ठंडा थोड़ा रहने देते हैं, देखते हैं, आज थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्या फाइनली होता है। क्योंकि ये मारकाट वाला मामला में आएंगे, वो उन्होंने लगाया, हमने लगाया, फिर वो लगाएंगे, इस तो ये मामला और खराब होगा, फिर बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर ये दिक्कत होगी। डिप्लोमेटिक स्ट्रेन तो इसे आ चुके थे। यूएस इंडिया रिलेशनशिप हैज बीन ग्रोइंग इन द स्ट्रेटेजिक डोमेन, क्वाड कोऑपरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक, डिफेंस परचेजेस, ये सब में बढ़ रहा था, लेकिन इस पर अब स्ट्रेन पड़ने वाला है और पड़ रहा है। बट द टैरिफ injected friction into what was otherwise described as a neutral natural partnership। जी हाँ, बड़े दिनों से जो भारत और भी कहता था कि अमेरिका और भारत नेचुरल पार्टनर्स हैं, बिकॉज कि दोनों डेमोक्रेसी है, इस बात, हालांकि नेचुरल पार्टनर्स नहीं है। हम लोग किसी तरह से एक दूसरे से मैच नहीं करते। हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे थॉट्स, हमारा जो है देश की ज़रूरत, हमारा कल्चर, ये सब जो है वहाँ से मैच नहीं करता। खासकर जो है हमारा जो है डेवलपमेंटल नीड्स जो हमारे लोगों के जो है, हमारे देश के लोगों की जो है, वो वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। वो डेवलप्ड कंट्री, हमें डेवलपिंग है, वो $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमें भी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? हम कहेंगे दोनों एक जैसे नहीं है, नेचुरल पार्टनर्स नहीं है हम लोग। सिर्फ डेमोक्रेसी होने से नेचुरल पार्टनर नहीं हुआ, हाँ जरूरत के हिसाब से जरूर हम नेचुरल पार्टनर है। भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, तो हम उनके पार्टनर हो सकते हैं। अमेरिका को जो है मैन पावर चाहिए, हाईटेक मैन पावर चाहिए, भारत से जो है पढ़ा लिखा जो है आदमी, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, टेक की डिग्री हो, वो चाहिए, वो भारत के पास में है, वो ले सकता है। भारत एक बड़ा मार्केट जरूर है, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है कम्पिटिटिव नहीं है भारत के लिए। इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में जरूर कम्पिटिटिव थे इस टैरिफ के पहले, लेकिन अमेरिका में जो जिस तरह से जो है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके हिसाब से जो है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स उनके नहीं होते हैं। हाँ, टेक वगैरह वाले प्रोडक्ट में कुछ चूंकि दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वो मार्केट भारत में जरूर है। सोशल मीडिया के उनके बड़े बड़े जायंट्स हैं, मेटा है, गूगल है, भारत से बहुत अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि भारत में 140 मिलियन लोगों का, मैंने 140 करोड़ लोगों का देश है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। तो वहाँ पर उनको है तो कहीं हमारी जरूरत है में वो फिट होते हैं, कहीं उनकी जरूरत में हम फिट होते हैं। लेकिन ये कहना कि नेचुरल पार्टनर्स हम लोग नहीं है नॉर्मल वे में जो है। न्यू दिल्ली हैज had to balance its strategic alignment with the US while protecting its energy ties with Russia। जी हाँ, न्यू दिल्ली साफ कर रहा है कि भैया हम अमेरिका से भी रिलेशंस हम खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें रसिया से भी अपने रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे। जब तक रसिया डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है, हम ले रहे हैं, जब डिस्काउंट देना खत्म कर देगा, उतनी ही वो प्राइस हो जाए कि हम सऊदी अरब से लें, चाहे यूएई से लें, चाहे इराक से लें, उतना ही प्राइस पड़ रहा है, हम लेना शुरू कर दें कहीं और से। लेकिन यदि सस्ते में मुझे मिल रहा है अभी, तो हमको तो लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स है वो। इंडिया हैज बीन डाइवर्सिफाइंग ट्रेड पार्टनर EU, मिडिल ईस्ट, एशियन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन US मार्केट। जी हाँ, इंडिया ने बड़े लार्ज स्केल पर जो है एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं अपने प्रोडक्ट्स को जो है अमेरिकन मार्केट पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए, ताकि हम यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, एशियन कंट्रीज में जो है हम अपने नए ट्रेड के रास्ते ढूंढ रहे हैं, नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश कर दिया है, ताकि अमेरिका पर डिपेंडेंसी भाई खत्म। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, इस बात को तो सारी दुनिया जानती है। एक बार नहीं, बार बार ये प्रूव हो चुका है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका।
इसलिए जो है उससे डिपेंडेंसी नहीं रहे। हाँ ट्रेड करेंगे, लेकिन हम ही नहीं कि भैया आप ऐसा है कि आप हम पर कल को कुछ कर दें तो फिर हमारा जो है हाथ पर जो है सब टूट जाए और हम कुछ नहीं कर पाए। Simultaneously, it continues to engage Washington in trade talks, signaling that dialogue remains open despite the rift. भारत साथ साथ बातचीत भी कर रहा है, बैक चैनल से भी कर रहा है, वैसे भी कर रहा है, भाई ठीक है आप बात करिए, हम बात करने तैयार हैं। भाई हम लोग तैयार ही थे। 25 अगस्त को उनकी टीम यहाँ आने वाली थी, ट्रेड नेगोशिएशन टीम, उन्होंने ही कैंसिल किया, हमने तो नहीं कैंसिल किया। तो भारत कह रहा है कि हम बात करने तैयार हैं, अभी भी बात करें। पीयूष गोयल जी ने कल बोला था कि नवंबर तक हो सकता है कि हो जाए। इसका मतलब बैक चैनल से कुछ बात चल रही है। PM Narendra Modi has emphasized that India will not compromise on its energy needs and will continue to buy oil from multiple sources, including Russia, to ensure affordability for its population. जी हाँ, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि अपने एनर्जी नीड्स से जो इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और हम मल्टीपल सोर्सेज जो है इंक्लूडिंग इन रशिया, रशिया इज वन ऑफ द सोर्स, हम 40 अलग अलग देशों से या 44 अलग अलग जगहों देशों से जो है हम तेल मंगा रहे हैं टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी फॉर the entire nation, population, for our population. Trump's की पोजीशन क्या है? While admitting the strain, Trump has tried to soften the blow by expressing optimism that trade disputes with India can be resolved. अब कह रहे हैं ट्रम्प कि हाँ हो सकता है कि ट्रेड जो है हमारा रिजॉल्व हो जाए, ठीक से हो जाए, फिर से हम हमारे रिलेशन सुधर जाए। हाईलाइटिंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द US इन बैलेंसिंग चाइना, साथ साथ जो ये भी कह रहे हैं कि भाई चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत की हमें जरूरत भी है। His stance reflects a dual approach, hardline on tariffs for leverage but conciliatory and rhetoric to avoid losing India as a partner in Indo-Pacific. तो ये दो दोहरी चाल चल रहे हैं। एक तरफ जो हार्ड लाइन ले रहे हैं कि इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरी तरफ जो है हम चाह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में भारत की जरूरत है उनको चाइना काउंटर बैलेंस के लिए तो अच्छी अच्छी बातें भी कह रहे हैं। इन बिटवीन जो है G7 का जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसमें भी अमेरिका के जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जो है G7 नेशंस को जो है कहा कि भाई रशियन ऑयल खरीदने के लिए इंडिया और चाइना पर 100% टैरिफ लगाओ। चाइना पर लगाने की मैं बार बार करूं भी हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है, सिर्फ नाम लेते हैं, हिम्मत नहीं। लगाया था उन्होंने, जो उनके रेयर अर्थ मैग्नेट्स बंद किए, उनकी हेकड़ी निकल गई, जाके पैर पकड़ा उनके, तब रेयर अर्थ मैग्नेट देना उसने शुरू किया है, और 90 दिन के लिए इनको जो टैरिफ को पोस्टपोन करना पड़ा। तो हिम्मत नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बोलने गए थे कि भैया आप इंडिया और चाइना पर लगाओ, यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमारी इस आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हमें भारत की जरूरत है, और भारत से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। हम ये सब करेंगे तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा और हमारे इकोनॉमिक स्थिति ऐसे ही खराब है, हमारा बंटवारा हो जाएगा, हम नहीं कर सकते इसको। मतलब 2028 के पहले तो कुछ नहीं कर सकते, 2028 के बाद देखेंगे। 2028 में ट्रम्प ही खत्म हो जाएंगे, खुद उनका ट्रम्प जो है खत्म हो जाएगा। तो अब अमेरिका को G7 ने धता बता दिया, यूरोपियन यूनियन ने धता बता दिया कि नहीं हम नहीं मानते आपकी बात। अब G7 में वो कह रहे हैं, G7 में जो है एक देश सिर्फ कनाडा उनके फेवर में आया कि हाँ लगाना चाहिए, रसिया पर जो है उसका एसेट फ्रीज कर दो, उसको ये कर दो जो है वो कर। बट अदर G7 के जो लोग हैं वो या तो जापान है उसमें एक है, और रेस्ट 4 जो है वो वहीं के हैं, यूरोप के हैं, यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम 2028 तक तो सोचने की कंडीशन में नहीं कि भारत पर हम कुछ करें, हमको तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो है अपनी इकोनॉमिक सुधारनी है। तो उनको एक झटका यूरोपियन यूनियन से, उनका सबसे रिलायबल पार्टनर जो था, सबसे पुराना पार्टनर, उनसे लग चुका है, उनको झटका है। और अब G7 में बोल रहे थे, G7 में भी 4 तो वही यूरोपियन यूनियन वाले हैं, वो कैसे बोलेंगे? जापान कभी नहीं करेगा भारत साथ में, जापान के बहुत बड़े इंटरेस्ट भारत साथ जुड़े हुए हैं। और अभी देखा मोदी जी गए थे जापान, तो उन्होंने $68 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अनाउंस किया है। कनाडा, हो सकता है कनाडा के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, अब सुधर रहे हैं शायद, लेकिन कोई ट्रेड बहुत बड़ा नहीं है कनाडा। तो कनाडा हो सकता है अमेरिका के बगल में है तो वो अमेरिका की भाषा बोल सकता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो है G7 के 4 देश हैं, आपको फ्रांस है, जर्मनी है, आपको यूके है, इटली है, ये इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन अब करेंगे क्या भाई, हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ रही है।
तो ये मामला है आपको पूरा। आपको मैं बताऊं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन टॉक्स इंटर क्रूशियल फेज एमिंग टू सील डील बाय ईयर एंड। जी हाँ, अब अमेरिका जाए अपने रास्ते, अमेरिका जाए अपने घर। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम भारत से जो है 40 तो भारत से जो है हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और नवंबर तक जो ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। अनदर तमाचा अमेरिका को लगा। अमेरिका के ट्रेड डील को पता ही नहीं, यूरोपियन करे हम तो कर लेंगे। तो वही करे। ड्यूरिंग द कॉल विद G7 फाइनेंस मिनिस्टर ऑन फ्राइडे, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर pressed allies to match Washington tariff measures, warning that only a unified approach cutting off Russian energy revenues could bear an end to the war। जी हम वही कर रहे हैं अफ्रीका में G7 देशों को कि भैया जैसे अमेरिका ने लगाया आप लोग भी लगाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो अकेले अमेरिका के टैरिफ से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, खासकर G7 के जो मेंबर्स हैं, यूरोप वाले जो हैं, उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। उनको पता है कि ये करेंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि वो भारत का मार्केट देख रहे हैं। अपनी इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए उनको भारत का साथ चाहिए। इसलिए वो नवंबर तक जो है बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ जो है ट्रेड डील कंप्लीट कर लेंगे, FTA। और अमेरिका को उन्होंने ना कह दिया है कि 2028 तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका ट्रंप एक इंटरव्यू बोले कि बट आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई हैव डन ए लॉट, ट्रंप एडेड इन हिज इंटरव्यू स्पीकिंग अबाउट द US लेवीज। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका तो बहुत कर चुका है, अब यूरोपियन करना है। और उन्होंने साफ साफ कहा, एंड रिमेंबर दिस इज यूरोप प्रॉब्लम मच मोर देन आवर प्रॉब्लम, ट्रंप कंटिन्यूड इन हिज इंटरव्यू। वो साफ साफ करें यूरोप के, भैया ये यूरोप का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। हमने टैरिफ वैरिफ लगा कर देख लिया, सब कुछ कर लिया, लगता है आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप नहीं लगा रहे हो। प्रॉब्लम बोलने से नहीं होता है। यूरोप का समस्या है, लेकिन यूरोप की भी हिम्मत नहीं है कि वो कर पाए। यूरोप की उस स्थिति में नहीं है कि वो कर पाए। आप देख लें, इंग्लैंड की जो है 0.3% से बढ़ी है GDP से, उसी में खुश हो रहे हैं, कूद रहे हैं। उनको तो माइनस में जाने का उम्मीद था, तो लेकिन उछल रहे हैं, पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है कि साहब हम पॉजिटिव में रह गए, पॉजिटिव में रह गए। फ्रांस 1% पर आ गया, जर्मनी -0.3% है। यही 3 तो है मेन इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन के, और कौन है? और तो कोई है नहीं, सब छोटे छोटे हैं। इनकी ये हालत है, वो अमेरिका की बात मानेंगे तो गर्त में चले जाएंगे, उनका जो भी इकोनॉमी वो भी सब डूब जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन अब किनारा कर रहा है अमेरिका से, और उनकी अमेरिका की बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा विश्लेषण था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी गलतियों को अब धीरे स्वीकार करने लगे हैं, और अमेरिका में डिस्परेशन की स्थिति बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि भारत पर जो टैरिफ वैरिफ लगा करके जो भारत नियंत्रण नहीं आ रहा है, वो कभी यूरोपियन यूनियन से बोल रहे हैं कि आप भी लगाओ, कभी G7 को बोल रहे हैं कि आप भी लगाओ टैरिफ इंडिया चाइना पर जो है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ विश्लेषण पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।